Good evening, sir. Very good evening, Chetna. Is there anyone else who is going to join? Sir, I don't know. Okay, all right. We will wait for 2 minutes, then we will start. All right, Chetna. Yes, sir. Okay. Okay, I think we should start. So first of all, Chetna, uh, my name is Imran Siddiqui, and I'll be the faculty of economics. All right. Yes, sir. Okay. So tell me, आपका बोर्ड जो है, आपका बोर्ड क्या है? आप सीबीएसई बोर्ड से ही हैं? Yes, sir. CBSE. अच्छा, ओके। मनबीर ने भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है? कुछ आइडिया सर, थोड़ा बहुत? सर फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके। Yes, और sir. सर फर्स्ट चैप्टर सेकंड भी फर्स्ट सेकंड भी चैप्टर हो। फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? सर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ओके। यस ऑलराइट, और सेकंड चैप्टर भी क्या पढ़ा रहे हैं? सर सेकंड भी हो गया और मुझे पीपीसी में डाउट था। पीपीसी में डाउट है, ठीक है, Yes. ओके। मनबीर, Yes, sir. मनबीर आप भी सीबीएसई से ही हैं? आपका भी Yes, बोर्ड sir. से, ओके। सो आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में क्या कवर किया हुआ है? सर माइक्रोइकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हुआ सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हुआ है, ठीक है, Yes. ओके। आप सेकंड कर रहे हैं, इनका फर्स्ट हो गया है। अच्छा, आज ना एक काम करते हैं, क्योंकि आज इंट्रो लेक्चर है, तो मैं एक तो थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे उसमें, फंडामेंटल्स में जो उसका बेसिक है। थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ईजी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी के जो चैप्टर्स है ना वो कवर करने शुरू करेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करूंगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी एक ऐसा चैप्टर पिक करते हैं जो आप दोनों ने नहीं पढ़ा हुआ हो, ठीक है, और इजीली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इज दैट ओके चेतना, मनबीर? Yes. Yes, sir. ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा सा आइडिया तो है ही कि इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर दोनों ने ही पढ़ा हुआ है, तो आप मेरे को बताओ, चेतना पहले आप बताइए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या समझ आता है आपको इकोनॉमिक्स से? कुछ भी ऐसे Sir, आप, हाँ, economics is a science of human behavior. साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, Yes. कैन यू प्लीज एलाबोरेट अ लिटिल बिट मोर? सर ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है और जिसमें हमें पैसे के वो लेन देन के बारे में पता चलता है। अच्छा, ओके, परफेक्ट। मनबीर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपको कुछ पता है? Sir, it is a branch that includes production, consumption, and the transfer of wealth. ओके, सही है, परफेक्ट। चलें, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत बताया है, आपको इसका मतलब आइडिया है ही। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। देखिए, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर बेसिकली डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मतलब क्या है।
तो 1 मिनट, हाँ जी। हाँ जी, मेरा कैमरा शायद काम नहीं कर रहा है। एक सेकंड रुक जाएं, अब इसको मैं ज़रा सही कर लूँ, उसके बाद करते हैं। या हाँ जी, तो मैं कह रहा था बेसिकली कि इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको ये सिखाता है, इकोनॉमिक्स डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सो दैट इकोनॉमी कैन हैव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रिसोर्सेज का एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneurship. Okay, so land, labor, capital, these are the major resources that economy uses for producing any kind of product or rendering any kind of services. So अब है क्या कि हमारे देश के अंदर जितने रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब कि जो हमारी वांट्स है उसके मुकाबले कम है। तो हमें क्या करना है, इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है सो दैट हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें इकोनॉमिक लेवल पे, मतलब अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर ऑल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का क्या काम है, इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हम इन सारे रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करें और इनका किस तरीके से एलोकेशन किया जाए so that we can have the maximum benefit out of it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन इनकम है। अब जाहिर है कि जितना भी पैसा आपके पास है ना उससे आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास जितनी भी इनकम है उससे आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप उन पैसों को इस तरीके से एलोकेट करते हैं अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। समझ रहे हैं बात? फॉर एग्जाम्पल हम मनबीर की बात कर लेते हैं। मनबीर के पास ना मान लो 10,000 है, 10,000 रुपए है। अब 10,000 रुपए में अगर मैं पर्टिकुलरली मनबीर की बात करूं कि भाई उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहते हैं, वांट्स की अगर उनसे लिस्ट मांगी जाए
तो मनबीर मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता देंगे कि सर मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब देयर कैन कुल मिला के ये है कि मनबीर की बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं, लेकिन उन 10,000 रुपए में सारी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड कि मनबीर की जो वांट्स है ना वो ज़्यादा हैं और मनबीर के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कम है। अब क्योंकि मनबीर को इस बात का आइडिया है कि वांट्स आर ग्रेटर देन द रिसोर्सेज, तो मनबीर को क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, उसका इस तरीके से एलोकेशन करना पड़ेगा, सो दैट मनबीर कैन हैव द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। सो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं ताकि हमें उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो हम इकोनॉमिक एट लार्ज पे बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का ये मतलब है कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर deals with the allocation of resources in such a manner that it can provide maximum benefit to the economy। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए देखें जरा स्लाइड पे एक दफा देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट एन इकोनॉमी कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर हमें रिसोर्स का एलोकेशन सिखाता है कि हम उससे किस तरीके से एलोकेट करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मैक्रो और माइक्रो दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है ना। इकोनॉमिक्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप में से मुझे कोई ये बताएगा, चेतना या मनबीर, कि क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक और क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल की स्टडी कराता है, और मैक्रो वो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स की, मतलब बहुत करेक्ट, सारे परफेक्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, यूनिटरी लेवल पे बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट लेवल पे बात करता है, मतलब इकोनॉमिक एट लार्ज पे बात करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं सिर्फ टाटा इंडस्ट्रीज की, है ना, कि टाटा क्या करती है, किस तरह की कार्ड्स बनाती है, वो साल में कितना प्रोडक्शन करती है, उनकी सेल्स कितनी है, ठीक है, वो रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं, उनका एक्सपेंस क्या है, और एट द ईयर एंड वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ना वो सिर्फ एक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में है, एक ही फर्म के कॉन्टेक्स्ट में है, दैट इज टाटा इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर हम देश में जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना उन सब के बारे में अगर हम बात करें एक साथ, कि मारुति का सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन सबको एक साथ अगर डिस्कस किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं कि हम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे हैं। तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अगर हम एक फर्म की बात करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम बहुत सारे फर्म या पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कलेक्टिवली तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में और भी बताऊंगा बाद में। फिलहाल आज की जो क्लास है ना इसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए माइक्रो मैक्रो है क्या, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये आपको पता ही है ऑलरेडी कि माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। एक बारी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर मार्केट and segment of the economy. It looks at issues such as consumer behavior, individual labor market, and theory of firm. Whereas macroeconomics deals with whole economy. It looks at aggregate variables such as aggregate demand, national output, and inflation. देखिए अगर आपको ये सब समझ नहीं भी आया है, आपको सिर्फ की स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल या यूनिटरी लेवल पे बात करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक मतलब किसी भी इंडस्ट्री एट लार्ज पे बात करता है। एक फर्म के बारे में बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारी फर्म के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में मान लीजिए हम ना हमारा जो इंस्टीट्यूट है लंडीवीओ, मैं आपको उसके बारे में सिर्फ बताता हूँ कि भाई हमारे पास हम कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं,
एनुअल बेसिस पे हम जो है उनसे क्या फीस चार्ज करते हैं, क्या रेवेन्यू है हमारा, क्या खर्चा होता है हमारा, और एट द ईयर एंड जो है हमारा प्रॉफिट क्या होता है, हमारे पास कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, ये सारा डेटा मैं आपको देता हूँ, नंबर 1। तो आप इसको ऑब्जर्व करके आपका ओपिनियन क्या होगा, आप क्या कहोगे कि सर ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है ना, इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने सिर्फ लर्निवियो के बारे में हमें बताया। लेकिन अगर मैं आपको सारे इंस्टीट्यूट के बारे में, साउथ दिल्ली में जितने इंस्टीट्यूट ऑपरेट हो रहे हैं उन सब के बारे में कलेक्टिवली मैं बताऊं कि सपोज लर्निवियो किस तरीके से काम करता है, आकाश कैसे काम करता है, और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सबको अगर हम मर्ज करके एक एक मतलब उस पर रिसर्च या डिस्कशन किया जाए तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो होपफुली ये क्लियर होगा। तो ये आज का डिस्कशन है भी नहीं, इस पे जाना नहीं चाहता हूँ मैं ज्यादा। आज एक चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा मैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये इसलिए स्टार्ट करवाया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पहला चैप्टर पढ़ ही रखा होता है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप सबने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा। मैं कुछ ऐसा करवाना चाहता हूँ जो आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ हो, और इजी हो, कॉन्सेप्ट इजीली बिल्डअप हो जाए, ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, पहला चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये स्टार्ट करवाया जा रहा है जस्ट टू बिल्ड अप दी रिदम और फ्लो, एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में बन जाए। चले, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप में से ही किसी से पूछना चाहूंगा कि आप बताइए मुझे, आपको कॉस्ट से क्या समझ आता है? व्हाट इज कॉस्ट? स्पर्श, आर यू देयर? Sir, cost is price of something. कॉस्ट इज प्राइस ऑफ समथिंग। बेसिकली आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज की सेल्स प्राइस की, है ना? फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन की जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट है। ओके, मनबीर आपको कुछ आइडिया व्हाट इज कॉस्ट? मनवीर, आर यू देयर? चेतना, आप बताइए, कुछ आइडिया है कॉस्ट का? व्हाट इज कॉस्ट? सर जो एमआरपी होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो कॉस्ट उसको कॉस्ट कहते हैं। चले, बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। कॉस्ट यहाँ पे एमआरपी की बात नहीं हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल्स प्राइस है उसको हम कॉस्ट नहीं कहते हैं। कॉस्ट क्या है बच्चे? देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए ना जो कॉस्ट लगती है, जो खर्चा होता है, जैसे मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ और मैं जो हूँ सपोज एक आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट करना चाहता हूँ, आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को एक आइडिया दो कि आइसक्रीम के बिजनेस में मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे क्या क्या रिसोर्स चाहिए। सर सबसे थोड़ी सी पहले, नीचे कर लो। अच्छा ठीक है, Yes, sir. तो आइसक्रीम का अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सर सबसे पहले तो ना आपको एक बिल्डिंग लगेगी, एक स्पेस लगेगा बेसिकली, जहाँ पे आप आइसक्रीम का बिजनेस करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ स्टाफ चाहिए जो आपके लिए काम करें। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप आइसक्रीम बनाएंगे। अच्छा, आपको ना सर, आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी अपने आइसक्रीम पार्लर में, तो रेफ्रिजरेटर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंटीरियर पे भी आपको काम करवाना पड़ेगा, तो फर्नीचर्स वगैरह की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक्स में ना ये सारी चीजें जिसका इस्तेमाल करके हम कोई चीज बनाते हैं या किसी चीज को, कोई किसी बिजनेस के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद रखिएगा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी बिजनेसमैन आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको बेसिकली इन चीजों की जरूरत है। एक जगह चाहिए, स्टाफ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, शायद कुछ और चीज की भी जरूरत पड़ेगी, हम इतना ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो बिल्डिंग वो ले रहा है ना, इसका रेंट ऑब्वियसली उसको बेयर करना पड़ेगा। रेंट इज 20,000, 20,000 रुपए इस स्पेस का रेंट है। स्टाफ जो उसने हायर किए हैं उनकी हर स्टाफ की सैलरी 10,000 है, तो 2 स्टाफ है मान लीजिए इनिशियली, तो उनको भी 10,000 ईच यानी कि 20,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल क्या है सर? इसके इसके बिजनेस में रॉ मटेरियल जैसे क्रीम है, मिल्क है, फ्लेवर्स हैं, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आइसक्रीम बनाने के लिए। तो उसका खर्चा भी जो है मान लेते हैं फिलहाल जो है ना, ये क्योंकि शुरुआती बिजनेस है तो ये
500 आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ 500 आइसक्रीम बनाएगा, उसके लिए इसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मान लो उसको टोटल 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर चाहिए उसको, रेफ्रिजरेटर मार्केट से 15,000 में मिल जाएगा। और फर्नीचर वगैरह या इंटीरियर पे जो भी खर्चा होगा ना, उस पे टोटल इसका लगेगा 25,000। ठीक है, तो भाई साहब आप सोचो, एक बंदा अगर आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट करना चाहता है तो ये बेसिक एक्सपेंस है उसका, बिल्डिंग, स्टाफ, रॉ मटेरियल, रेफ्रिजरेटर। अब बताइए जरा इन सबको टोटल करके क्या आएगा? 20,000, 20,000, 40, 50, 65,000 एंड 90,000। 90,000 का खर्चा करेगा वो, सो दैट वो आइसक्रीम प्रोड्यूस कर पाए। और कितनी आइसक्रीम बनाना चाहता है वो? 500 आइसक्रीम। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट के आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को जितना भी पैसा लगाना पड़ेगा ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट विल बी दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं ना, वो उसकी कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही है। जिस रेट पे, जिस अमाउंट पे कोई प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पेन है, अब पेन जो है ना, पेन में क्या क्या खर्चे किए गए हैं? सर पेन में ना प्लास्टिक की बॉडी है, तो प्लास्टिक की बॉडी पे खर्चा किया होगा, इस प्लास्टिक की कॉस्ट है। रिफिल की कॉस्ट है, इंक है इसके अंदर, उसकी कॉस्ट है। ठीक है, इसकी निब है आगे, ठीक है, आयरन की या स्टील की जिसकी भी है, तो इसकी कॉस्ट है। मान लो जो प्रोड्यूसर है, जो पेन बनाता है ना, उसको इसकी प्लास्टिक पे मान लीजिए 2 रुपए का खर्चा हो रहा है, इसकी इंक पे मान लो 1 रुपए का खर्चा हो रहा है, इसके अलावा जो दूसरे आइटम्स हैं उस पर 3 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो ये जो पेन है ना, ये कितने में बन के तैयार हुआ है? 7 रुपीज का बन के तैयार हो रहा है। 7 कैसे हो गया? 6, सॉरी 6 रुपीज में तैयार हो रहा है। तो 6 क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ पेन। समझ आई बात? कॉस्ट का मतलब क्या है? किसी भी चीज को बनाने में जो खर्चा होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अब जैसे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो क्लास प्रोवाइड कराने में क्या खर्चा है? सर जैसे इंटरनेट का खर्चा है, ठीक है, फिर मेरे पास विजुअलाइजर है, कैमरा है, माइक है, ये सारी चीजें, इसमें जो पैसा खर्च हुआ है ना, इन सबको जब हम जोड़ देंगे, इसको हम कॉस्ट कहते हैं। समझ आई? समझ आ गया? चेतना, मनबीर, स्पर्श? यस सर। Yes, sir. तो एक दफा इसको भी स्लाइड से कवर करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले हम सीखेंगे कॉस्ट का क्या मतलब है। इसमें लिखा है कॉस्ट refers to the amount spent on production of any good or rendering any kind of service। किसी भी तरह की सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। याद रखो, पैसा खर्च होना ऑब्वियसली कॉस्ट है, लेकिन जिस चीज पे पैसा हम खर्च करते हैं ना, उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। समझ आई बात? जिस चीज पे आप, जैसे बिल्डिंग पे खर्चा हुआ, स्टाफ पे हुआ, रॉ मटेरियल पे हुआ, रेफ्रिजरेटर पे हुआ, फर्नीचर पे हुआ, इन सबको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में नहीं मिलते अमूमन, आम तौर पे उसके लिए हमें जनरली उसके लिए हमें पैसा स्पेंड करना पड़ता है। तो जितना भी पैसा स्पेंड करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने के लिए, या हायर करने के लिए, रेंट पे लेने के लिए, तो जो भी अमाउंट हमने स्पेंड किया है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं, कॉस्ट को ना फर्दर क्लासिफाई भी किया गया है 2 हिस्सों में। कॉस्ट एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देन देयर इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन सोर्सेज। 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है बच्चे, एक होती है नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, एक होती है सोर्सेज के बेसिस पे। सोर्सेज वाला समझ लेते हैं, इसके बाद नेचर वाला बताऊंगा मैं। देखो, जैसे मनबीर की बात कर लेते हैं। मनबीर ने आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, अच्छा, और मनबीर ने आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया, इसको किसकी चीज की जरूरत पड़ी? सर इसके पास स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल था, स्पेस इसको कहीं से खरीदना या किराए पे नहीं लेना पड़ा, सेल्फ ओन्ड स्पेस है, इसके पास खुद का स्पेस है जहां पे ये अपना आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, क्योंकि इनिशियल बिजनेस है, बिजनेस अभी शुरुआती स्टेज में, इसने कहा यार मैं स्टाफ नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? इसने कहा कि मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा, कि शुरुआत में ज्यादा कस्टमर्स तो होंगे नहीं, ज्यादा प्रेशर होगा नहीं, तो मैं
छोटा मोटा बिजनेस है, स्टार्ट ही किया है अभी, तो सेल्फ मैनेजमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें ना ये क्या कर रहा है, ये खरीद के ला रहा है। फर्नीचर जो है मनबीर खरीदते हैं बाहर से, इसके अलावा रॉ मटेरियल जाहिर इनके पास अवेलेबल नहीं होगा, रॉ मटेरियल ये लेके आते हैं बाहर से। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो है इनके पास ऑलरेडी है। इन्होंने कहा यार कि अभी ना मेरा प्रोडक्शन लेवल बहुत बहुत बड़े पैमाने पे तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं हम, थोड़ी बहुत ही आइसक्रीम बनाएंगे, और जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स ऐड होंगे ना, अकॉर्डिंगली हम फिर स्केल ऑफ बिजनेस एक्सपैंड करेंगे और फिर हम बड़ी मशीनें भी लगाएंगे और रेफ्रिजरेटर भी हमें हमें हम ज्यादा रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह परचेज करके रखेंगे। अब देखो इस बिजनेस के अंदर ये इसके पास ऑलरेडी है स्पेस, स्टाफ इनका ऑलरेडी है, मतलब ये खुद करेंगे मैनेज। फर्नीचर जो है इनके पास नहीं है, रॉ मटेरियल इनके पास नहीं है, और रेफ्रिजरेटर भी इनके पास है, एक घर पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम इसको बिजनेस में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो चीज आप बिजनेस में यूज करते हैं उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आप बाहर से परचेज करके लाते हैं, अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज करने पड़ते हैं, तो उस पर जितना भी अमाउंट स्पेंट आपको करना होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली क्या है, अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम सम अदर पार्टी। किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आपने कोई भी रिसोर्स परचेज किया है किसी भी तरह का और उसके लिए कोई पेमेंट आपने करी है, उसके खर्चे को नाम दिया गया है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वेयरएज अगर आपने कोई चीज परचेज करी, सॉरी, अगर आपने कोई चीज परचेज नहीं करी, आपके पास आपका खुद का एसेट अवेलेबल है, जैसे फर्नीचर आपके पास है या रेफ्रिजरेटर आपके पास हो फॉर एग्जांपल, वो आपको खरीदना नहीं पड़ रहा, तो उसकी जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब जितने पे वो बाजार से खरीदा जाता, उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब एक्चुअली तो हमें खरीदना नहीं पड़ा है, लेकिन अगर खरीदना पड़ता तो वो कितने में मिलता, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा। जैसे देखो स्पेस, जिस स्पेस में ये अपना आइसक्रीम का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं ना, इस स्पेस के लिए अगर ये मार्केट में इसको इस स्पेस को लेने जाते तो अल्टीमेटली इनको इसके लिए 25,000 पर मंथ की पेमेंट करनी पड़ती है एज अ रेंट, 25,000 रुपए इनको एंड मंथली जो है इसका रेंट पे करना पड़ता, लेकिन ये नहीं देना पड़ा क्योंकि इनके पास ऑलरेडी है। स्टाफ की अगर मैं बात करूं, जैसे मनबीर जो है ना, ये अगर किसी कंपनी में जॉब करते फॉर एग्जांपल एज अ फ्रेशर, ये अगर किसी कंपनी में स्टार्ट करते तो कंपनी ना इनको 40,000 पे कर सकती थी, लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं, मैं किसी और कंपनी को मैनेज नहीं करूंगा, मैं अपना अपना ही बिजनेस मैनेज करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, असल में 40,000 ये वो सैलरी है जो इसको मिल सकती थी, लेकिन इसने इसको सैक्रिफाइस कर दिया। ये जो स्पेस है, अगर ये मनबीर इसको किराए पे लगाते, रेंट पे लगा देते, लेट आउट कर देते, तो ये 25,000 अर्न कर देते, कर सकते थे, लेकिन अपने बिजनेस में उसको यूज कर लिया, इसलिए इसको भी सैक्रिफाइस कर दिया। जो सैलरी ये अर्न कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए जॉब करके, ये भी वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अच्छा, फर्नीचर जो है इन्होंने बाहर से खरीदा है 15,000 में, रॉ मटेरियल इन्होंने बाहर से खरीदा है 10,000 रुपए में, और रेफ्रिजरेटर इनके पास ऑलरेडी है। जैसा रेफ्रिजरेटर इनके पास है वैसा मार्केट में मिलता है मान लो 20,000 रुपए का, तो ये भी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हैं बात? टोटल इन्होंने अपने बिजनेस में 5 रिसोर्स यूज किए, 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए, जिसमें से स्पेस इनका था, स्टाफ इनका था, रेफ्रिजरेटर इनका था, लेकिन फर्नीचर और रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा। आप मेरे को बताओ कि इनका टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, मनबीर बताएंगे। आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है मनबीर, और आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? Sir, can you repeat the question? देखिए मैंने ये कहा कि मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में ये सारे रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं, ठीक है। इनमें से जो 5 रिसोर्सेज में से 3 ऐसे रिसोर्स हैं जो आपके खुद के हैं, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। स्पेस Yes. आपका सेल्फ ओन्ड है, स्टाफ सेल्फ आप खुद ही मैनेज करेंगे बिजनेस को, रेफ्रिजरेटर भी आपका खुद का है। फिर नीचे मैंने बताया था कि जो भी चीजें आप बाहर से खरीदते हैं ना, उस पर जितना पैसा खर्च होता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो चीजें आपकी खुद की हैं उसकी एक मार्केट वैल्यू जो है ना,
एस्टिमेटेड वैल्यू जो बाजार में मिल सकती है आपको, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मनवीर, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने अप्लाई किए हैं ना, उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है? Sir, implicit cost will be सर जो स्टाफ है सर, इसकी वैल्यू हमने कितने ली है? 40,000। हाँ 40,000। 40 बताएं। 85,000। 85,000 कैसे कर रहे हैं आप? ये 40,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 यस। है ना? अच्छा ओके, आपके अलावा कोई और बताएगा? चेतना बताएंगे आप? मैम बताइए, चेतना। स्पर्श आप बताएं। सर 25,000 होगी ना? 25,000 होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो फिर से समझ लो एक बात, एक्सप्लिसिट से आपको समझ क्या आ रहा है? एक्सप्लिसिट का मतलब है बेटा, जो भी पेमेंट आपने किसी और को करी है, जो चीज आपने बाहर से खरीदी है, जिसके लिए पैसा आपने बाहर वाले को दिया होगा, दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो चीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अब ध्यान से सोचो, फर्नीचर रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा हमने? हमारा खुद का तो है नहीं, हमने बाजार से खरीदा था। इसके लिए पेमेंट भी हमने बाहर वालों को ही दी होगी। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है ना, फर्नीचर और रॉ मटेरियल, ये बाहर वाले को जा रही है, इसकी पेमेंट हमें बाहर करनी पड़ रही है क्योंकि हम ये खरीद के ला रहे हैं। तो दैट विल बी योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। 15,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 25,000 विल बी दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो स्पर्श का आंसर करेक्ट था कि 25,000 विल बी दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फर्नीचर रॉ मटेरियल का जोड़ के। अच्छा, स्पेस अपना है, स्टाफ अपना है, रेफ्रिजरेटर अपना है, तो 85,000 विल बी दी इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आया मनवीर? क्लियर है? यस। चेतना आवाज आ रही है आपको? यस कहाँ थी भाई यस। आप? अच्छा, तो क्लियर है, चल रहे हैं आगे। एक सेकंड। तो हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट को बेसिकली दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में लिखा है, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। मतलब किसी भी आउटसाइडर से आप कोई भी फैक्टर एक्वायर करते हैं, चाहे परचेज करते हो या रेंट आउट करते हो, दोनों ही में जो पेमेंट आपको करनी पड़ रही है ना, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। जैसे आमतौर पे आपको सैलरी पे करनी पड़ती है तो वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, रेंट आपने अगर किसी प्रीमाइसेस का दिया है या रॉ मटेरियल के लिए कोई पेमेंट करी है, तो ऑल दिस विल बी कंसीडर्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सीधा सा लॉजिक है, जो हम बाहर से खरीद रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इट इज दी, अच्छा एक्सप्लिसिट हेडिंग में एक्सप्लिसिट ही लिख दिया गलती से, एक्चुअली इम्प्लिसिट है। तो इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। ओनर के खुद के जो इनपुट्स होते हैं ना बेटा, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे ओनर ने अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया, उस पे जो वो इंटरेस्ट अर्न कर सकता है मार्केट में जो मिल सकता था, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। रेंट किसी बिल्डिंग का, जो उसका खुद का स्पेस है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो बेसिकली जो खुद के लगाए हुए रिसोर्सेज हैं, उसकी वैल्यू, उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। चले तो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कॉस्ट का क्या मतलब है। यहाँ बताया कि कॉस्ट बेसिकली जो भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, किसी भी चीज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। और कॉस्ट को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से इनफैक्ट क्लासिफाई कर सकते हैं। सोर्सेज के बेसिस पे कर सकते हैं, नेचर के बेसिस पे कर सकते हैं। सोर्सेज के बेसिस पे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट का मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने पे स्पेंड किया गया हो, आउटसाइडर को दिया गया हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो हमने, जो हमारा सेल्फ ओन्ड एसेट्स है, सेल्फ ओन्ड रिसोर्स है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। देखिए, नेचर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें ना, तो कॉस्ट यहाँ भी दो तरीके की है। एक होती है जी फिक्स कॉस्ट एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल,
समझ आ रही है बात? फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है और वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है? देखो, फिक्स कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती है, जो फिक्स रहती हो। जैसे मनबीर वाले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मनबीर ने ना एक आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट किया, और आइसक्रीम पार्लर में मान लो इन्होंने रेफ्रिजरेटर नहीं, एक मशीन परचेज करी। ध्यान से सुनिएगा, एक मशीन है जिसका इस्तेमाल करके ये आइसक्रीम प्रोड्यूस करेंगे, आइसक्रीम के यूनिट्स बनाएंगे। अब उस मशीन की जो कैपेसिटी है ना, उस मशीन की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की। एक महीने के पीरियड में उस मशीन का इस्तेमाल करके मनबीर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आप बताओ जरा मनबीर, क्योंकि आपका शुरुआती बिजनेस है, तो शुरुआत में आप क्या 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे? एकदम फर्स्ट डे से ही आपका 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? यस और नो? नो सर। नहीं। आपने ये डिसाइड किया कि यार क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बिजनेस है, मेरे पास कस्टमर बेस नहीं है, मार्केट नहीं है हमारी अभी, तो एक काम करते हैं, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि मशीन जो है 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं, वेस्ट होगा और लॉस होगा हमें। तो आपने डिसाइड किया कि काम करते हैं, हम सिर्फ 200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे अभी। अब वो मशीन जो आपने इंस्टॉल कराई है ना, उस मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में मशीन लेके आए, मशीन हर महीने आपको 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करके दे सकती है, लेकिन आप सिर्फ 200 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ने लगता है। अब आप जो है 200 यूनिट से 500 यूनिट के प्रोडक्शन पे आ गए, फिर यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट, देन 2000, 4000, 5000। इस तरीके से आपका प्रोडक्शन ओवर द पीरियड बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली वो 8000 यूनिट तक पहुंच चुका है। आप मेरे को बताओ, 200 से 8000 यूनिट आप अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं हर महीने। आप मेरे को बताइए, क्या आपका काम उसी मशीन में चल जाएगा या एक और मशीन आपको लेनी पड़ेगी? सर एक और ले। एक और लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्या आप 10,000 से ज्यादा का प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्या आपका प्रोडक्शन 10,000 यूनिट से ज्यादा है? आंसर इज नो। अगर 10,000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन नहीं है तो आपको एक और मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं बात? तो मशीन पे जो आपने खर्चा किया है ना, वो फिक्स रहेगा तब तक जब तक आप 10,000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन नहीं कर लेते। समझे? अंटिल दी प्रोडक्शन एक्सीड 10,000 यूनिट, हमें जो है एक और मशीन परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक फिक्स रहती है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लो हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है कि हम उसमें हर मान लो एक ही क्लासरूम, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है और उसमें हम 50 स्टूडेंट्स को एट अ टाइम क्लासेस रेंडर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ना, अच्छा उस स्पेस का जो रेंट है मान लो 30,000 उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है। अब अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट आते हैं, 50 की कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर स्पेस के, लेकिन आते हैं 5, तो भी मेरे को रेंट कितना देना पड़ेगा? 30,000। अगर ज्यादा आते हैं 10 के बाद 10 से 5 से 10 हो जाते हैं, 10 से 20 हो जाते हैं, 20 से 30 हो जाते हैं, अल्टीमेटली मुझे कितना उसको पे करना पड़ेगा? रेंटल ऑब्लिगेशन मेरी कितनी जाएगी? सेम 30,000। जब तक मैं 50 बच्चे नहीं पढ़ा लेता तब तक मुझे किसी और स्पेस की जरूरत नहीं है, मुझे एक और जगह नहीं चाहिए, मेरा उसी स्पेस में काम चलेगा। तो जब कोई भी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती ना, उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती रहे, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज हो जाएगी। जैसे अपना जो एग्जांपल था अभी मनमीर वाला, जो आइसक्रीम पार्लर वाला एग्जांपल हमने लिया, इसमें आप मेरे को बताओ कि फर्नीचर और रॉ मटेरियल में से कौन सा वाला जो खर्चा है वो फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है? फर्नीचर पे हमने 15,000 खर्च किया, रॉ मटेरियल पे हम 10,000 खर्च कर रहे हैं। सर रॉ मटेरियल वेरिएबल है। रॉ मटेरियल वेरिएबल है और फर्नीचर जो है वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि सर देखो, अगर आप 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, मैंने 500 के हिसाब से बताया था, 500 यूनिट का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, फर्नीचर आपको 15,000 रुपए का लगाना पड़ा, रॉ मटेरियल आपको 10,000 का लगाना पड़ रहा है। जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, इवन आप एक यूनिट भी बढ़ाते हैं, 501 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, उतने रॉ मटेरियल में काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, 600, 700, 800, 1000, 2000,
रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी, यानी कि रॉ मटेरियल पे होने वाला जो खर्चा होता है ना वो आपका चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल होता है। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या है, फर्नीचर हमने लगा दिए, अब भाई फर्नीचर जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फर्नीचर बढ़ाने की जरूरत थोड़ी है, समझ रहे हैं? एक फर्नीचर एक सर्टेन लेवल, सर्टेन, जब तक हम बिजनेस को स्केल नहीं करते तब तक हमें फर्नीचर चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो हमने अपने शॉप में या अपने अपना जो छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पे 4 फर्नीचर्स लगाए, तो वो 4 फर्नीचर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड ना हो। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट को अगर हम नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो हमें समझ आता है कि सर 2 तरह की कॉस्ट है, एक है फिक्स कॉस्ट एंड अदर इज द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? It refers to those costs which do not change with the change in the level of output। मतलब कि आप प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। जो जैसे अभी एग्जांपल जो ले रहे थे, मान लो उसका जो प्रमाइसेस इसने मनबीर ने हायर किया है, रेंट किया है, उसका जो रेंटल ऑब्लिगेशन है 25,000 है। अब वो 25,000 रुपए का रेंट देके उस पर्टिकुलर प्रमाइसेस में 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, 200 यूनिट प्रोड्यूस करें, 2000 यूनिट प्रोड्यूस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंडलॉर्ड को 25,000 की ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट किस पे लगता है? फिक्स कॉस्ट लगता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया था, जिन भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। तो उनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जिसको फिक्स ही रखना है आपको। तो फिक्स फैक्टर वो हैं जिनको चेंज नहीं करना है, उस पर लगने वाला खर्चा फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। थर्ड पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम वेदर द आउटपुट इज लार्ज, स्मॉल और जीरो। चाहे प्रोडक्शन छोटा हो, आप कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपका फिक्स कॉस्ट जाएगा ही जाएगा। जैसे रेंट की अगर हम बात कर रहे थे, अगर ये अपने पर्टिकुलर प्रमाइसेस के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाएं या घटाएं, रेंट 25,000 जाने वाला है। अगर ये फैक्ट्री बंद भी कर दें, अपना बिजनेस बंद करके ताला मार के घर बैठ जाएं, तो भी उनको 25,000 की सैलरी, सॉरी 25,000 का रेंटल ऑब्लिगेशन जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इररेस्पेक्टिव आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स कॉस्ट जो है ना वो आपके ऊपर हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो फिक्स कॉस्ट कुल मिला के ये है कि आप उसको कभी भी क्या नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हम फिक्स कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट के 2 और नाम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट और उसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिक्स कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। अच्छा, एक इस पे ये जैसे ये एग्जांपल लिया है मैंने, मान लो अपना कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, ये इस तरफ जो है ना, एक सेकंड, हाँ, ये जो है नंबर ऑफ यूनिट्स है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है 0 to 70। इनिशियली वो 0 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा रहा है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब देखो प्रोडक्शन जो है ना वो 0 से 70 तक आ गया, लेकिन 0 यूनिट के लिए उसको फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ता था 50। फिक्स कॉस्ट मान लो यहाँ पे रेंट है, तो रेंटल ऑब्लिगेशन उसकी 50 रुपए की थी, तो अगर वो अपनी शॉप बंद भी रखता था ना तो उसको 50 रुपीज का रेंट पे करना पड़ता था। फिर जैसे जैसे उसने वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन के बढ़ने के बाद जो लैंडलॉर्ड था उसने कहा भाई आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, रेंट फिक्स रहता है। इसलिए आप देखो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ रहा है लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो अगर हम इसके बेसिस पे इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, एक डायग्राम बनाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि इसका जो फिक्स कॉस्ट का डायग्राम होता है ना उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट कर्व, दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट कर्व। तो इसकी एकदम स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो भी आपको 50 की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आप 10 का प्रोडक्शन करेंगे तो भी 50, 20 पे भी 50, 30 पे भी 50। तो फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को तो पूछ लें, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारा, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, यहाँ बताया इकोनॉमिक्स बेसिकली एज अ सब्जेक्ट मैटर आपको ये सिखाता है कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं ताकि हम उन रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा बेनिफिट ले सकें, है ना। अब इकोनॉमिक्स को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिटरी लेवल पर डिस्कशन करता है सारी चीजों की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स एट एग्रीगेट लेवल,
ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात करते हैं, आप मारुति की बात कर लो, ठीक है, आप सिर्फ टाटा की बात कर लो या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर लो, दैट विल बी अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और मैक्रो क्या है, जब आप एग्रीगेट लेवल पे सारी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो मैक्रो है। फिर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है आज की क्लास में, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें मैंने समझाना शुरू किया आपको कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है। तो कॉस्ट में आपको बताया कि कॉस्ट का मतलब है कोई भी अमाउंट जो स्पेंड किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सोर्सेज के बेसिस पे दो हिस्सों में, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिसके लिए आपने किसी आउटसाइडर को पेमेंट करी है, मतलब जो भी आपने फैक्टर्स परचेज किया है, रिसोर्स परचेज किया है, बाहर वाले से परचेज किया, उसकी पेमेंट किसी आउटसाइडर को करनी पड़ी, दैट विल बी योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट क्या है, जिनका जो भी रिसोर्सेज आपके खुद के हैं, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, जिसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ी किसी को, लेकिन उसकी एक मार्केट वैल्यू है। इट डज नॉट मीन कि आपने अगर किसी को पे नहीं करा तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं होगी, उसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है। तो जो भी मार्केट वैल्यू होती है आपके खुद के एसेट की, खुद के रिसोर्स की, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिर इसको हमने डिफाइन कर दिया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है। इसके बाद हमने बात करी नेचर के बेसिस पे हम कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर के बेसिस पे होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में बताया कि फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं होता। प्रोडक्शन आप बढ़ाएं घटाएं, ज्यादा करें कम करें, प्रोडक्शन ना भी करें, इवन इफ प्रोडक्शन इज जीरो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड। कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। और क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम उसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी या इनडायरेक्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। इसके बाद हमने एक टेबुलर एग्जांपल के थ्रू समझा कि फिक्स कॉस्ट किस तरीके से काम करता है। यहाँ ये बताने की कोशिश करी कि भाई प्रोडक्शन चाहे 0 हो या 70 हो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। इसके बाद हमने बात करी कि इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर सेशन खत्म करते हैं। इस पे डिटेल में डिस्कशन अगली क्लास में ही करेंगे, अदरवाइज थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्लास। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे नाम से जाहिर होता है ना, वेरिएबल का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? चेतना, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? सर जो अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। ओके मनबीर, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल का लिटरल मीनिंग मैं पूछ रहा हूँ, वेरिएबल का क्या मीनिंग क्या निकलता है? वेरिएबल का मतलब है एक्चुअली जो वेरी करता है, जो चेंज होता है ना, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो देखो बिजनेस में ना आप दो तरह की कॉस्ट लगाते हो चेतना। एक होती है जी ऐसी कॉस्ट जो चेंज होनी नहीं है, आप प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते हैं। आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, आप प्रोडक्शन घटाओगे आपको कम पे करना पड़ेगा। जैसे आइसक्रीम वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल आइसक्रीम के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आइसक्रीम के लिए रॉ मटेरियल सर फ्लेवर्स है, क्रीम है, मिल्क है, या इसके अलावा और जो रॉ मटेरियल लगते होंगे उसके अंदर। तो अगर मनबीर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको मान लो 10 किलो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है 10 kg, और उसके लिए उनको मान लो 1000 रुपए का खर्चा करते हैं फॉर एग्जाम्पल। जब ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे 5 से 1000 यूनिट्स पे जाएंगे तो जाहिर है अब 10 kg रॉ मटेरियल में काम नहीं चलेगा, इनको ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। और अगर ये ज्यादा परचेज करेंगे तो जाहिर है उसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ बढ़ता या घटता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा कॉस्ट घटेगी। समझ आई बात? और इनफैक्ट प्रोडक्शन अगर जीरो हो जाएगा, प्रोडक्शन आप बंद कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। भाई अगर हम अगर मनबीर प्रोडक्शन जैसे आइसक्रीम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बताओ इनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए? कुछ नहीं। रॉ मटेरियल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आउटपुट। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होता है। जैसे अभी बताया फिक्स कॉस्ट एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, प्रोडक्शन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन आप बढ़ाओ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन आप घटाओ वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। आमतौर पर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो चेतना जवाब देंगी इसका कि मान लीजिए चेतना 1 यूनिट
किसी भी प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगाना पड़ता है। जैसे ये है, ये पेन, इस पेन को बनाने के लिए ना 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर मैं ऐसे 2 पेन बनाऊंगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 5 ही रहेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। यस। अच्छा, अगर मैं 3 बनाता हूँ तो 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25, इस तरीके। मतलब पॉइंट इज दैट कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं रहता। आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ये चेंज होगा ही होगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड नहीं कर सकते एज इन प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाएंगे तो अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड अगर आप प्रोडक्शन कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। और आगे लिखा है वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने अभी पीछे बताया था कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, जिनकी जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 तरह के हैं, एक फिक्स फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर है। फिक्स फैक्टर पे आपने पैसा खर्च किया तो फिक्स कॉस्ट, और अगर वेरिएबल फैक्टर पे पैसा लगा रहे हैं आप तो वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल एक वेरिएबल फैक्टर है, लेबर वेरिएबल फैक्टर है, तो लेबर को वेजेस जाएगी या रॉ मटेरियल पे जो खर्चा होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। मशीनरी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स फैक्टर है, जो बिल्डिंग है वो फिक्स फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा फर्नीचर फिक्स फैक्टर है, तो फिक्स फैक्टर पे जो खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। देखिए ये सारे जो नाम है ना, इसके याद रखने की आपको एकदम जरूरत नहीं है कि आपको तीनों याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है। अगर आप इसको रिटेन कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पर फिर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, इसका डायग्राम कैसे बनता है इस पर हम बात करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, मेरा ख्याल है काफी सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो सबसे पहले क्लास खत्म करने से पहले आप में से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछें। देखो क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए गए, एक थोड़ा सा इंट्रो दिया गया इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बाद आपको बताया गया कि इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन क्या है ना। उसके बाद हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट का मतलब बताया है, कॉस्ट को हमने क्लासिफाई किया है 2 तरीके से, नेचर के बेसिस पे भी और सोर्सेज के बेसिस पे भी। तो होपफुली ये सारा क्लियर होगा आप लोगों को। अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चेतना, मनबीर और स्पर्श, तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है। नो सर। अच्छा, अब इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, ये मतलब बेसिकली जो स्लाइड है ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ कैसे शेयर करवानी है, सर आपको शेयर कर देंगे। तो अगर आप किस में, आप स्लाइड्स वगैरह में कंफर्टेबल हैं या हैंड रिटन नोट्स में कंफर्टेबल हैं आप लोग? दोनों ही है मेरे पास एक्चुअली। मैं क्योंकि मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्लाइड से ही पढ़ लें, रिवीजन वगैरह सब में सहूलियत रहेगी। सर ठीक है, स्लाइड्स ही भेज देना। स्लाइड्स ही मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा आपको। ठीक है, अगर कोई डिफिकल्टी, कोई दिक्कत होती है, पढ़ के देखो कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम नोट्स वाला भी सोल्यूशन है, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह। ठीक है, चेतना, मनबीर और स्पर्श, गुड बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।